हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ जो हम सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करते हैं, जिसमें सॉल्यूट की रिलेटिव प्रेजेंस जो है वो बहुत कम हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है ना, दे आर ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन, लाइक उनका बिहेवियर जो है वो आइडियल सॉल्यूशंस की ओर होता है। जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है उतना इट गोज क्लोजर एंड क्लोजर टू आइडियल बिहेवियर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये हम कहते हैं सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, सल्यूट तो बहुत कम होता है लेकिन जितना भी होता है उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। तो सल्यूट पे सिर्फ ऐसे ही डिपेंड करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि इट डज नॉट डिपेंड कि सल्यूट किस टाइप का है, सल्यूट का केमिकल बिहेवियर क्या है, ओनली कि कितना सल्यूट पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स है, 200 पार्टिकल्स है। ठीक है, कौन सा सल्यूट है फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज इस पर डिपेंड करता है दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड दे डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और किसी पे नहीं। नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, एंड एज आई सेड only defined for dilute solutions because dilute solutions are almost ideal solutions. So there are four colligative properties which we are supposed to know. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। ठीक है, एज रोल्स लॉ वी ऑलरेडी स्टडीड दैट, एंड दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने कैसे पढ़ा था, हमने कहा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज डेल्टा पी बाई पी एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, एंड एज वी कैन सी ये जो एक प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, बिकॉज मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल से ही मिलेगा ना। और मोल फ्रैक्शन को अगर मैं देखूँ तो आई कैन से मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ सल्यूट, लेट दैट बी ए अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ऐसा होता है। तो अगर मैं डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जिसमें ये जो है ये बहुत कम होगा ना एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Na डिवाइड बाय एन सॉल्वेंट। ठीक है, ये सिर्फ डाइल्यूट के लिए ट्रू है, सो ओनली ट्रू फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एनीवेज तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। And the other properties, the other colligative properties, boiling point elevation। ठीक है, boiling point elevation उसको मैं ऐसे लिख दूंगा सिंपली डेल्टा TB that is equal to KB टाइम्स मोलालिटी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो हम कह रहे हैं किसी भी सोल्यूशन का, डाइल्यूट सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है और वो डिपेंड करता है kbm पे, उसका वैल्यू होता है kbm। सो m वी ऑल नो राइट, m मोलालिटी है। सो मोलालिटी जो है दैट बेसिकली मीन्स नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, राइट। इनडायरेक्टली तो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ही ना, कॉन्सेंट्रेशन ही बता रहा है। और अगर kb देखें, kb इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट, तो Kb जो है वो सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर सॉल्वेंट के लिए अपनी वैल्यू है, और M जो है वो मोलालिटी। तो ये अगर ये वाला हम पॉइंट देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्लियरली इस चीज को वैलिडेट कर रहा है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रही है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और कितना सल्यूट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी भी है, तीसरी प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम कह रहे हैं हर एक सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा TF। ठीक है, उसमें आ जाएगा KFM, तो एकदम सेम एक्सप्रेशन है। और इसमें भी यही है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, और मोलालिटी जो है दैट इज बेसिकली कितना आपने सल्यूट ऐड किया। सो अगेन वी कैन सी द सेम थिंग। चौथी चीज जो है, जो यूनिक चीज है, जिसको अभी हम लिख देते हैं, ठीक है, आई जस्ट राइट इट, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, पर अभी आई एम जस्ट स्टेटिंग देम ताकि हमें पता लग जाए। तो अगली चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी बस हम इसको नोट कर लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमको कुछ आइडिया नहीं है अभी, अभी लिख देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल पाई होता है, दिस इज इक्वल टू CRT। C इज कॉन्सेंट्रेशन, राइट, दिस इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली मोलारिटी।
ठीक है। एज यू कैन सी मतलब इज वेरी सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन ना, उसमें भी P इक्वल टू NRT बाई वी, N बाई वी को मैंने C कर दिया, और बट ऑस्मोटिक प्रेशर को अनलाइक नॉर्मल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को आई राइट पाई। There is one more thing that you should know here, मतलब again something true only for dilute solutions में हम कह सकते हैं, एक mathematical हम relationship use करेंगे, उसे molarity is almost equal to molality। जब भी मैं dilute solution की बात करूँ 0.2 मोलर 0.3 मोलर, I can always say ठीक है अगर कोई solution 0.3 मोलर है तो 0.3 मोलर भी होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है कि मोलारिटी और मोलालिटी ऑलमोस्ट सेम होता है अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें। तो दीज आर दी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहली तो वी आर नॉट डिस्कसिंग, अगर आपको इसमें डाउट है आप पिछले 2 लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, जो विच टॉक्स ऑफ रोल्स लॉ, दिस इज रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो बेसिकली हमने अज्यूम इस पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही करा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमको पता है वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन है। तो बाकी केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ये 3 प्रॉपर्टीज और है, तो अब इनको एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन and look at boiling point elevation। तो boiling point elevation का रीजनिंग तो बहुत सिंपल है। boiling point elevate क्यों होना चाहिए? boiling point elevate इसलिए होना चाहिए बिकॉज हमको पता है कि जब हम सल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, राइट। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस when we add a solute। तो this we know, right? ये हमने रॉल्स लॉ से देखा कि whenever you add a non-volatile solute, vapor pressure will decrease। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है so obviously boiling point क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट का मोस्ट टेक्निकल डेफिनेशन है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये तो फिक्स्ड है। अगर हम नॉर्मल STP की बात करें, ये तो 760 mm है, तो अगर हमने वेपर प्रेशर कम कर दिया तो अभी हमारा 760 mm तक पहुंचना और मुश्किल हो गया ना, तो हमको फर्दर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो वी कैन से कि कोई भी सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया तो अब 760 mm तक पहुंचना और मुश्किल हो गया। सो वी हैव टू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। अगली चीज देखते हैं कि व्हाई डज फ्रीजिंग पॉइंट, वाई इज देयर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अगर हम एक किसी भी किताब में देखेंगे, NCERT में ही अगर हम देखेंगे तो ये भी वेपर प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू समझाया गया है, बट इसमें एक और तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम वेपर प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन रेफर टू द NCERT, बट देयर इज अनदर वे, यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। H2O की बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं H2O मॉलिक्यूल्स है, लाइक दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स। H2O भी लिक्विड स्टेट में, तो अगर इसको फ्रीज करना है, ठीक है, प्योर H2O, अगर इसको फ्रीज करना है तो हमको क्या करना है, हमको इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना है। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर, राइट। दिस इज हाउ थिंग्स फ्रीज, कि आप टेम्परेचर कम करते हो, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जब इनकी एनर्जी कम हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर एंड कन्वर्ट देम टू अ सॉलिड। तो अगर अब हमने इसमें एक सल्यूट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, वी इंट्रोड्यूस अ सल्यूट, तो सल्यूट तो स्पेसेस ले लेगा ना इसके बीच में। जैसे सल्यूट मान लो इधर आ गया, यहाँ आ गया, कोई सल्यूट इधर है, कोई सल्यूट इधर है। अब अगर आप देखोगे जब भी ये सल्यूट जो है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में आ गया, तो नेचुरली इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये वीक कर देगा ना, एज कम्पेयर टू ऐसा था। यहाँ तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं थी, यहाँ तो बीच में रेस्ट्रिक्शन आ गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो गया। सो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि अब आपको इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी फर्दर कम करनी है, तब जाके फ्रीज होगा, राइट। बिकॉज आपको फ्रीजिंग करने में 2 चीजें हेल्प कर रही है ना, एक तो आप एनर्जी कम कर रहे हो और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो आपको एनर्जी तो फर्दर कम करनी पड़ेगी ना, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो टू समराइज दिस, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए एलिवेट होता है बिकॉज वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स कम वेपोराइज होते हैं, ज्यादा और वेपोराइज करने के लिए हमको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस इसलिए होता है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू होल्ड दीज मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द सॉलिड स्टेट, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड एज वी ऑल्सो सॉ, जो इनकी रिलेशनशिप्स थी उसमें हमने 2 कांस्टेंट देखे थे, KB एंड KF, राइट। हमने 2 कांस्टेंट देखे थे, हमने देखा था एक तो इसमें हमने कहा था कि डेल्टा T जो है, डेल्टा TB जो है दैट इज KBM, और यहाँ हमने देखा था डेल्टा T जो है TF जो है दैट इज KFM,
ठीक है, तो हमने क्या कहा था, ये हमने कहा था दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, दैट इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर, अगर वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट। और अगर हम KF की बात करें, KF को अदर देन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इट्स आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वैसे एक टर्मिनोलॉजी है इसकी कि इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। So this is about boiling point elevation and freezing point elevation. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिकॉज वी वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं, ठीक है, लेट्स लुक एट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, हमने क्या कहा, पाई इक्वल टू CRT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। समथिंग आपने मे भी पढ़ा होगा क्लास 10th में या 9th बायोलॉजी में, बट लेट्स राइट नाउ अज्यूम कि वी हैव नो आइडिया ऑफ दिस। तो लेट्स कंसिडर अ फ्लास्क, ठीक है। इस फ्लास्क में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सब चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा। लेट्स अज्यूम देयर इज अ सोल्यूशन ऑन दिस साइड एंड देयर इज अ सिमिलर सोल्यूशन ऑन दिस साइड, ठीक है, सेम चीज़ का सोल्यूशन है, सल्यूट यहाँ भी है वहाँ भी है। और लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ यू हैव दिस एज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, लेट द कलर हेयर इंडिकेट दैट दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो है दिस इज डाइल्यूट, ठीक है, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। लेट मी डार्कन दिस फर्दर। सो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, दिस इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है एंड C1 इज सिग्निफिकेंटली मोर देन C2। तो अभी ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसकी प्रॉपर्टी है दिस इज ओनली अलाउइंग सॉल्वेंट, दिस इज परमिएबल टू सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें ये चीज ऑब्जर्व करी गई है, ठीक है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड हियर इज, अगर एक ऐसा कंडीशन है तो सॉल्वेंट जो है इट विल गो फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। लाइक ये चीज हमने ऑब्जर्व करी कि सॉल्वेंट जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डाइल्यूट सोल्यूशन से कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड हो या गैस हो, अगर वो खुद से यहाँ जा रहा है तो दैट मीन्स एक अंडरलाइंग प्रेशर है ना, तभी तो लिक्विड फ्लो करेगा। तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो हम कहते हैं कि इनमें एक प्रेशर डिफरेंस है, मतलब ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हमने दो सोल्यूशंस को साइड बाय साइड रखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। सो दिस इज प्रेशर, दिस इज नोन एज, ठीक है, दिस नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, दिस इज प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, दिस इज प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस। अब अगर मेरे को इस चीज को प्रिवेंट करना हो, ठीक है, आई वांट टू प्रिवेंट दिस, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मैं एक यहाँ पिस्टन रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, एक पिस्टन रख देते हैं, मान लेते हैं एक पिस्टन है ऐसा, एंड आई विल डू, व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, जितना प्रेशर ये है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी रुक जाएगा ना, अगर मैंने इतना ही प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोसिस, ठीक है, ये जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है ये रुक जाएगा। सो प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट द प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑपोजिट ऑफ दैट। मैग्नीट्यूड सेम है ऑब्वियसली, अगर ये 2 ATM है ये भी 2 ATM लगाना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेशन अलग है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है। सो आई से दिस इज पाई, पाई इज CRT। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर इज। अब इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी है जो यहीं डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट लेटर, बिकॉज अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि अगर मैंने यहाँ एक्स्ट्रेस प्रेशर लगा दिया, लाइक जितना प्रेशर जरूरत था उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा, ये तो बैलेंस हो जाएगा, मतलब अब तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा ना। नाउ सॉल्वेंट विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, दिस विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा एंड दिस विल बिकम लेस एंड लेस कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, और आई विल से दिस विल बिकम मोर डाइल्यूट। मोर डाइल्यूट मतलब लेस सल्यूट, और आई कैन सिंपली से दिस विल बिकम मोर प्योर, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट व्हेन आई अप्लाई मोर प्रेशर
देन द प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस, तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो जो येलो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज, ठीक है, लेट मी राइट इट इन येलो, आई विल से दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, पॉपुलरली नोन एज आरओ, ठीक है। तो हम एक बहुत कॉमन टर्म है, आप इसके बारे में रिसर्च करिएगा, आरओ बेस्ड वाटर फिल्टर्स। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ वे टू प्यूरिफाई वाटर। आप खुद सोचिए ना कि अगर हमने ऐसा किया तो ये तो और प्योर, बहुत डाइल्यूट होता जाएगा ना, तो एक टाइम आएगा यहाँ सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, नेग्लेजिबल, तो दिस विल बिकम, अगर ये वाटर की बात चलिए, दिस विल बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ वेरी गुड एंड इज अ वेरी पॉपुलरली यूज प्रोसेस टू प्योरीफाई वाटर, ठीक है। मतलब डे टू डे लाइफ में आई एम श्योर आप लोग अपने घर पे भी देखेंगे, तो अगर फिल्टर लगे होंगे तो सम ऑफ दोज फिल्टर्स माइट बी आरओ बेस, या अगर आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कभी, तो यू विल सी कि कुछ वाटर फिल्टर जो है वो हमेशा दे विल यूज दिस, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे, दे विल यूज दिस टर्म आरओ, ठीक है। सो व्हेनेवर दे से आरओ, दिस इज व्हाट दे मीन, ठीक है। सो वी लुक्ड एट 4 colligative properties and we saw that all those 4 colligative properties are dependent on the number of solute particles and the nature of solvent, ठीक है। सो मूविंग ऑन, इसमें आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन 2 osmotic properties, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी डू दैट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से क्वेश्चन इज ब्लड के बारे में दे रखा है, कि हमको बता रखा है ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड फ्रीजेज एट, ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 272.44 केल्विन, ठीक है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। और हमको ये दे रखा है कि एक और सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर, ठीक है, इसके बारे में भी दे रखा है, ये फ्रीज करता है 272.63 केल्विन पे, ठीक है। तो अभी बता रखा है कि बेस्ड ऑन दिस हमको क्या बताना है, बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू से कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, लाइक ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एट 310 केल्विन, ठीक है, ये बताना है। और भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना नहीं है, जैसे इसके बारे में हमको बता रखा है कि जो ब्लड है उसको आप एज एक्वस सोल्यूशन कंसिडर करेंगे, मतलब ब्लड इज नथिंग बट अ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, एंड यूरिया इन वाटर के बारे में भी दे रखा है कि यूरिया जो है दैट इज 3 ग्राम यूरिया इन 250 ग्राम वाटर, ठीक है। तो मतलब सॉल्वेंट जो है वो कॉमन है, मतलब ये चीज समझ आ रही है कि मतलब इन दोनों के लिए जो KF होगा वो सेम होगा। तो मैं यूरिया के बारे में देखता हूँ। यूरिया की अगर मैं बात करूं, यूरिया में आई कैन से डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज KFM, राइट। सो डेल्टा T, तो देखो यूरिया इन वाटर है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर जो है दैट फ्रीजेज एट 273 केल्विन। अगर करंटली ये 272.63 केल्विन पे फ्रीज कर रहा है, तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.37 केल्विन का हो ना ऐसे, ठीक है। तो हम कह देंगे 0.37 इज इक्वल टू KF टाइम्स मोलालिटी, राइट। और मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी हो गया ना मोल्स ऑफ यूरिया पर kg ऑफ वाटर, और वाटर कितना है 0.25, ठीक है। और अगर मैं मोल्स ऑफ यूरिया, ये फॉर्मूला आ गया ना, अगर हम मोल्स ऑफ यूरिया देखें, मोल्स ऑफ यूरिया जो है, मोल्स ऑफ यूरिया इज गिवन मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास, ठीक है। यूरिया इज NH2CO NH2, ठीक है, मैं लिख देता हूं NH2CO NH2, इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 60, ठीक है, वैसे होता है। तो ये आप पुट कर देंगे, तो आई कैन से दैट, ठीक है, आई कैन फर्दर write the same thing here, I can say 0. This implies 0.37 is equal to KF into 3/60 into 0.25, ठीक है। तो ये हमने मोलालिटी देखिए, मोलालिटी मतलब कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि जो कॉन्सेंट्रेशन वाले वीडियोस है, जो मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस है, गो थ्रू देम एंड दिस कंफ्यूजन वुड नॉट बी देयर। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट हम इतना तो दिख रहा है कि बेस्ड ऑन दिस आई कैन से
के एफ के बारे में को पता लग गया ना. के एफ इज बेसिकली 0.37 into 60 into 0.25, that is 15 by 3, right? That is 0.37 into 5. ठीक है, उसको भी अगर देखेंगे तो आई थिंक वी कैन से दैट कि वो कितना आ जाएगा 1.85. ठीक है, 1.85 KF आ जाएगा केल्विन पर मोलर. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ KF फॉर वो. KF तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है ना, वाटर की, तो यहां भी वाटर है तो ब्लड का भी KF वही होगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. फ्रॉम यूरियाज इंफॉर्मेशन हमने KF फाइंड कर लिया. अब यही चीज ब्लड के लिए देखते हैं. ठीक है, तो लेट्स लुक एट ब्लड. तो अगर मैं इसकी बात करूं ब्लड के लिए, सो आई कैन से फॉर ब्लड. ठीक है, ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट वाज 272.44. तो आई कैन से देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ 0.56. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लड के लिए अगर मैं सेम चीज ब्लड के लिए लिखूँ, सो आई कैन से 0.56 केल्विन इज इक्वल टू KF विच आई नो इज 1.85, राइट, टाइम्स दी मोलालिटी. मोलालिटी नहीं पता ना यार, तो लेकिन इससे इतना तो समझ आ रहा है ना, मोलालिटी पता लग गई, राइट. दिस विल हेल्प मी इन कैलकुलेटिंग मोलालिटी. मोलालिटी इज 0.56 बाय 1.85. ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी 0. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, बिकॉज 1.8 into 3 is 5.4. Approximately this is 0.3 molar. And again, if you go back to the first slide on colligative properties, तब मैंने कहा था अगर ये 0.3 मोलर है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ये 0.3 मोलर है. ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, हमसे पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एट व्हाट, एट 310 केल्विन, एट 310 केल्विन. तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में तो पता है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, CRT. तो C कितना है, C तो 0.3 हो गया, अभी अभी तो कैलकुलेट किया, राइट. R कितना है, R इज 0.0821 और T कितना है, T इज 310, right. If you look at this, 310 into this would be approximately 25, and 25 into 0.3 is approximately 7.5. So I can say approximately this is 7.5 ATM. ठीक है, you should calculate more accurate, लेकिन अभी for the sake of saving time अप्रोक्सीमेटली मैंने बता दिया ये 7.5 ATM होगा. ठीक है, आप सही से कैलकुलेट करो. मे बी इट इज स्लाइटली मोर देन, आई थिंक स्लाइटली मोर देन होगा बिकॉज मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेट कर लिया. मे बी इट इज 7.6, 7.7 ATM. ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अगर देखेंगे सो इसमें हमने दो चीज़ें देखी कि हाउ फ्रॉम वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी फिगर्ड आउट द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड हाउ बिकॉज दे हैव द सेम सॉल्वेंट, लाइक दिस इज ऑल्सो एक्वस सोल्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो इन वाटर, सो वी कैन से दे हैव कॉमन KF एंड कॉमन KB. ठीक है, so this was a simple exercise on colligative properties. So colligative properties पे और questions होते हैं, बहुत type के questions होते हैं, but there is a slight variation in that जो हम अगले lecture में discuss करेंगे. So until then, goodbye.